मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है। मामला ये है कि सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल का मामला आपके सामने ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उजलत और सूरत रफ्तारी से इसकी समाअत कर रही है, उससे शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म ले रही हैं। अब सिर्फ मामला जो है वो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी आवाम, पूरी कौम का मामला जो है वो है, और पूरी कौम की नज़रें इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में हैं, और समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें जो है वो आर्डर देगी, क्योंकि बात दरअसल ये है कि इससे जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बरह रास्त जो है वो जुड़ा हुआ है। और फिर जिस तरीके से ये समाअत की जा रही है, इस समाअत ने भी शकूक व शुबहात को ज़्यादा जन्म दिया है। अब शकूक व शुबहात क्यों ना हूँ कि जिस तरीके से पहले आपने देखा कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बना। जब ये 9 रुकनी लार्जर बेंच बना तो इस बेंच में जो 2 सीनियर तरीन जज थे उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, यानी कि मुकदमा सुनने से इनकार नहीं किया, बेंच में बैठने से इनकार किया। और बेंच में बैठने से क्यों इनकार किया? बकौल नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के कि हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बनाए जाने वाले बेंच को तो हम बेंच ही तस्लीम नहीं करते, हम ये जो अदालत लगाई हुई है इसको अदालत तस्लीम नहीं करते। क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये कहना था कि जो अदालत होती है वो आइन और कानून के तहत होती है, उसका दर इख्तियार आइन और कानून में दिया होता है। लेकिन ये जो अदालत लगाई गई है उमर अता बंदियाल की जानिब से, ये गैर आइनी है, इसका आइन और कानून में जवाज़ नहीं है, क्योंकि एक कानून हुकूमत की जानिब से बनाया गया, उस कानून को फुलफिल नहीं किया जा रहा, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो यूँ उनका ये कहना था जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है फैसला नहीं होगा उस वक्त तक वो इस बेंच में या किसी भी अदालत में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस वक्त तक इन अदालतों का वजूद, इन बेंचेस का वजूद जो है वो गैर कानूनी होगा। तो ये बहुत बड़ा आइनी सवाल जो है वो उठाया गया है। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने सीनियर तरीन जजेस की राय को अहमियत देने की बजाय उल्टा उनके साथ तअस्सुबाना रवैया इख्तियार किया। इवन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो इस बेंच की तश्कील से मुतल्लिक नोट था उसको भी वेबसाइट से उड़ा दिया वेबसाइट से, यानी कि हटवा दिया। तो ये अब हम इसको क्या कह सकते हैं? यही तो शकूक व शुबहात है ना जो जन्म ले रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें एतजाज़ एहसन इस मामले पे उसके वकील को जो है वो उसके घर जाके मिलते हैं। वो इमरान खान जो आज तक अपने किसी अजीज़, अपने करीबी, अपने किसी दोस्त के घर भी जो है वो खुशी हो मातम हो नहीं जाता, तो सरदार लतीफ़ खोसा के घर पहुंच गया, तो वहाँ पे उसने जो उसको मैसेज दिया वो मैसेज फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है एतजाज़ एहसन जो दरख्वास्त गुजार है इस मुकदमे में वो, और फिर सरदार लतीफ़ खान कोसा उसके वकील हैं एतजाज़ एहसन के, तो यूँ ये दोनों चीफ जस्टिस को इन चैम्बर में जाके मिलते हैं। और मैं अक्सर ये आपको बतला रहा हूँ कि यार मुझे समझ नहीं आती, और ये चीज़ें वाकई किसी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दरख्वास्त गुजार अप्रोच करता है मतलब किसी भी जज को जिसके पास केस लगा तो उसके ऊपर लाखों रुपए जुर्माना भी हो जाता है और कैदें भी हो जाती है। लेकिन यहाँ दरख्वास्त गुजार जाके मिलता है और फिर उजलत में उनकी दरख्वास्तों पर नंबर भी लग जाता है, बेंच भी बन जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजेस जो है वो इस बेंच को गैर आइनी कहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस उन अपने जजेस को अहमियत देने की बजाय लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन इनको अहमियत दे रहे हैं। या फिर वो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया गया वो इमरान इसके लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए मीनिंगफुल है या वो अहमियत रखता है। बाकी आइन और कानून अहमियत नहीं रख रहा। चीज़ें तो मुझे यही नज़र आ रही हैं जिस तरीके से इस बेंच की तश्कील है और फिर ये सारी मामलात जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो बहरहाल हम आते हैं कि अब पीर को जो है यानी कल सुबह 9:30 बजे दोबारा इस मामले पर समाअत होनी है। और इसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि इसमें जो फ्रीकैन है वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो एक फ़रोग नसीम को वकील किया गया है, इसी तरीके से इरफान कादिर को भी इंगेज किया गया है, और फिर जो है अपना शाखावर को भी इंगेज किया गया है। तो एक वजारत दाखिला को रिप्रेजेंट करेंगे और एक जो है वो वजारत दिफा को रिप्रेजेंट करेंगे। यूँ 3 नए वकील भी हायर किए गए और इस मामले पर 2 नई दरखास्तें आई थी, वो भी प्रॉक्सी पिटिशंस हैं। उन प्रॉक्सी पिटिशंस को भी समाअत के लिए जो है वो लगाया गया है।
तो यूँ 6 टोटल दरखास्तें हो गई है। अब देखना ये है कि इस पर फ़ैसला क्या आता है। देखें, ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का न सिर्फ तयन करेगा बल्कि फ़ौजी मिलिट्री का जो ट्रायल है, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल चलता है, उसकी भी नई सिमत का जो है वो तयन करेगा। लेकिन हमें देखना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है मुमकिन तौर पे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम वो चीज़ें उसको एनालाइज कर रहे हैं कि हो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्मी एक्ट को कलअदम करार दे देती है या उसकी कुछ शिकों को जो है वो गैर आइनी करार देती है या आइन कह देती है कि ये आइन से मुतसादिम है, तो फिर क्या होगा। इमरान खान, तहरीक इंसाफ, सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारान को तो भूल जाएं, इसको तो फ़िलहाल छोड़ें, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि कुलभूषण यादव जैसे शख्स को जो है वो भी रिहाई मिल जाएगी। और फिर सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी अगर आप अदालत में जाएंगे तो बैनुल-अक़वामी अदालत में कुलभूषण वाला मामला आपके सामने गया था, तो उस टाइम बैनुल-अक़वामी अदालत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स को, मिलिट्री ट्रायल को और आर्मी एक्ट को जो है वो अपहोल्ड किया गया था। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुलभूषण यादव का अपने मिलिट्री तरीक़ेकार के मुताबिक जो है उसका ट्रायल करें, लेकिन इसको अपील का हक दें। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट, ये सोचने की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस एक्ट को उड़ाती है तो आलमी अदालत में जो है वो फिर हमारा क्या 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 इमेज रह जाएगा। फिर इंडिया को जो है वो तो मौका मिलेगा, इंडिया फ़ौरन अपील दायर करेगा उसमें आलमी अदालत में और ये कहेगा कि देखें जी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस एक्ट को नहीं मान रही, तो इस एक्ट के तहत हमारे शहरी का या हमारे जासूस का जो है वो पाकिस्तान में कैसे ट्रायल हो सकता है। ये बड़ी अहमियत की बात है, इसको समझने की बात है। वैसे भी ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंडियन फंडिंग है, तो अब अल्टीमेटली बेनिफिशरी जो है इसका कौन होगा। इमरान खान तो होगा, लेकिन हमारे दुश्मन भी होंगे, इंडिया भी होगा, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो जासूस या इस टाइप की चीज़ों में पकड़े जाते हैं, उनका जो मिलिट्री ट्रायल होता है या मिलिट्री एक्ट के तहत जो ट्रायल होता है वो भी फिर नहीं हो पाएगा। इसको आप छोटा सा मुकदमा ना समझें, इसको आप सिर्फ सानिया 9 मई से ना जोड़ें, इसका जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बड़े दूर रस होंगे, वो रियासत पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस एक्ट को जो है वो उड़ाया जाता है या इसकी कुछ शिकों को जो है वो उड़ाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो इन जजेस को भी समझनी चाहिए कि आप बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान की आप सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुलभूषण यादव की सहूलतकारी साबित ना हो जाए, कहीं ये इंडिया की सहूलतकारी साबित ना हो जाए। ये चीज़ें उमर अता बंदियाल को देखनी चाहिए। ऐसे आप जो है वो ईमानदारी में आके या कुछ उसमें आके जो है वो आप इस एक्ट को कहीं उड़ा ना दें। इससे पहले कि आप एक्ट उड़ाएं, आप कंसिक्वेंसेस देखें, और आपको ये देखना चाहिए कि इससे हमारे दुश्मन ममालिक को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि देखें, जो भी दुश्मन के जासूस वगैरह या चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो उनका इसी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल होता है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई भी मुहिम जोई करती है तो उस मुहिम जोई का नुकसान जो है वो रियासत पाकिस्तान को तो होगा, लेकिन उससे हमारे दुश्मनों के लिए रास्ते खुलेंगे। तो इसी वजह से कुलभूषण यादव वाला मामला मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको बतलाया, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फ़ैसला करने से पहले तमाम कंसिक्वेंसेस और उसके नतायज का जो है अहाता करे, उसके बाद जाके किसी नतीजे पे पहुँचे। इमरान खान को बेल आउट करना अगर मकसद है तो सिर्फ इमरान खान फिर बेल आउट नहीं होगा, फिर कुलभूषण भी बेल आउट होगा। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कल का हाल अहवाल भी हम आपसे शेयर करेंगे, कल की समात किस सिमत जाती है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।